काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर नोलन की हर फिल्म में ऐसा क्या खास होता है जो उनको बाकी डायरेक्टर्स से अलग बनाता है। क्यों उनकी फिल्मों को देखने के बाद लोग घंटों या दिनों नहीं बल्कि सालों तक उनके बारे में बात करते रहते हैं। या फिर कुछ लोगों को उनकी फिल्में कंफ्यूजिंग क्यों लगती हैं और क्यों सिर्फ 12-13 फीचर फिल्म बनाने के बाद ही नोलन को ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम में शामिल किया जाने लगा है। चलिए आज की वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अंकित गौतम, आपका एक और बार स्वागत है विट्टी चौका पर। आपने क्रिस्टोफर नोलन का नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आपने उनकी कोई ना कोई फिल्म जरूर देखी होगी और शायद पहली बार देखने के बाद आपको भी हर किसी की तरह फिल्म समझ भी ना आई हो। कई लोग उनकी फिल्मों को कंफ्यूजिंग कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन्हें उनकी फिल्म समझ आ जाती है वो उनको मास्टरपीस मानते हैं। अब ऐसा क्यों है, ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नोलन की फिल्मों में क्या खास बात है जो दूसरे किसी फिल्म मेकर में नहीं है। कोई भी फिल्म अच्छी है या बुरी, ये बात आखिर तय कौन करता है? ज्यादातर लोग कहेंगे उसकी कहानी, लेकिन कहानी क्या है ये मायने नहीं रखता। कहानी कैसे सुनाई गई है, असली खेल वहां से शुरू होता है। अमूमन फिल्मों में कहानी बिल्कुल सीधी होती है। शुरुआत होती है, फिर बीच में कुछ मुश्किलें आती हैं और आखिर में क्लाइमैक्स होता है। यानी एक सीधी लाइन में फिल्म की कहानी चलती है, जहां आपको कभी सोचना नहीं पड़ता कि आगे क्या हो रहा है या पहले क्या हुआ था। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन यहाँ पूरा खेल बदल देते हैं। उनकी फिल्मों में कहानी आपको स्पून फीड नहीं की जाती है, बल्कि वो आपको कहानी के बीच में छोड़ देते हैं, जैसे किसी ने 1000 पीस वाली पजल आपके सामने फेंक दी हो और कह दिया हो अब इसे खुद जोड़ो। यही वजह है कि नोलन की फिल्मों को पहली बार देखने वाला इंसान अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन दूसरी बार देखने पर वही फिल्म पहले से कहीं ज़्यादा शानदार लगती है, क्योंकि दूसरी बार आपको कहानी नहीं उसके अंदर छिपे हुए क्लूज दिखाई देने लगते हैं। इसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। आपने गजनी तो देखी ही होगी। फिल्म की कहानी सीधी है। संजय सिंघानिया को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है और वो अपनी प्रेमिका के कातिल को ढूंढ रहा है। कहानी भले ही फ्लैशबैक्स में जाती है, लेकिन ऑडियंस हमेशा समझ रही होती है कि क्या चल रहा है। अब मोमेंटो को देखिए, जिससे गजनी कॉपी है। मोमेंटो में नोलन पूरी कहानी को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक कहानी कलरफुल सीन्स में उल्टी दिशा में चलती है, जहां वो शुरुआत में खून करता है और फिर ये खून क्यों किया गया है वो ये सोचता है और ढूंढने लगता है। जबकि दूसरी ब्लैक एंड व्हाइट में सीधी दिशा में आगे बढ़ती है। दोनों आखिर में जाकर मिलती हैं। नतीजा दर्शक वही महसूस करते हैं जो फिल्म का मुख्य किरदार महसूस कर रहा होता है। भ्रम, कंफ्यूजन और मेमोरी लॉस। यानी नोलन सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो आपको किरदार के दिमाग के अंदर डाल देते हैं। यही चीज़ द प्रेस्टीज में भी है, जहां फिल्म आखिर तक आपको धोखा देती रहती है। इंसेप्शन में है, जहां हर ड्रीम लेवल एक नई पहेली बन जाती है। डंकर्क में 3 अलग अलग टाइमलाइंस, एक हफ्ता, एक दिन और एक घंटा, जाकर आखिर में एक साथ मिलते हैं। और टेनेंट में तो समय आगे भी चलता है और पीछे भी। यानी नोलन के लिए टाइम सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, टाइम उनकी स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। शायद यही वजह है कि लोग दोबारा टिकट खरीद कर उनकी फिल्म देखने थिएटर जाने लगते हैं। और सच कहूँ तो यही नोलन का सबसे बड़ा जादू भी है। वो आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं देते हैं, बल्कि आपको उनकी फिल्म का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन अगर आप किसी फिल्म मेकर से पूछेंगे कि क्रिस्टोफर नोलन बाकी डायरेक्टर्स से इतने अलग क्यों लगते हैं, तो शायद उनका पहला जवाब होगा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। आप इसे ऐसे समझिए, आज के समय में फिल्मों का सबसे बड़ा हथियार CGI और VFX बन चुका है। सुपर हीरो को उड़ाना हो, शहर को तबाह करना हो या पूरा का पूरा प्लेनेट बना देना हो, ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर पर CGI और VFX की मदद से तैयार हो जाती हैं। आपने एवेंजर एंड गेम का क्लाइमैक्स देखा होगा। हजारों सैनिक, एलियन, पूरा बैटलफील्ड, उस सीन का बड़ा हिस्सा CGI और VFX से बनाया गया था।
वैसे इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, आजकल की फिल्म मेकिंग में VFX एक ज़रूरी टूल बन चुका है। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन का नज़रिया बिल्कुल अलग है। वो VFX को कहानी बताने के लिए नहीं बल्कि कहानी को बेहतर दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले असली चीज़ शूट होती है, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा इन्हेंस किया जाता है और लोगों को हर चीज़ असली लगे, इसके लिए वो फिल्मों के ज़्यादातर सीन्स को IMAX कैमरे पर शूट करते हैं। और उनकी आने वाली फिल्म द ओडिसी को तो उन्होंने पूरी तरह से IMAX कैमरे से ही शूट कर दिया है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है। इसको एग्जाम्पल से समझिए तो इंसेप्शन का वो कैफे वाला सीन याद कीजिए, जहाँ लियोनार्डो द कैप्रियो और एलन पेज आराम से बात कर रहे होते हैं। अचानक उनके चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। पहली बार देखने पर लगता है कि ये पूरा CGI होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस सीन में असल में प्रैक्टिकल एक्सप्लोजन्स का इस्तेमाल किया गया था और बाद में एडिटिंग के दौरान विजुअल इफेक्ट से उन्हें थोड़ा और बड़ा और सिनेमैटिक बनाया गया। अगर यही सीन कोई दूसरा फिल्म मेकर बनाता तो शायद पूरा धमाका कंप्यूटर पर तैयार हो जाता। अब टेनेंट पर ही आ जाते हैं। फिल्म में एक सीन है जहां एक प्लेन हैंगर से टकरा कर क्रैश हो जाता है। आमतौर पर ऐसे सीन ग्रीन स्क्रीन पर शूट किए जाते हैं, लेकिन नोलन ने क्या किया, उन्होंने CGI प्लेन नहीं बनाया, उन्होंने सचमुच एक असली बोइंग 747 खरीदकर उसे कैमरे के सामने क्रैश करवा दिया। और ओपनहाइमर की तो बात ही अलग है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि नोलन ने असली न्यूक्लियर ब्लास्ट वाला सीन कैसे शूट किया होगा। देखिए, ऐसे समझिए, उन्होंने ट्रिनिटी टेस्ट को बिना CGI के रिक्रिएट करने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने मिनिएचर, प्रैक्टिकल एक्सप्लोजन्स, लाइट इफेक्ट्स, हाई स्पीड फोटोग्राफी और अलग अलग प्रैक्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। यानी एक्सप्लोजन्स असली थे पर उतने बड़े स्केल पर नहीं। और इसका नतीजा क्या था? ओपनहाइमर में स्क्रीन पर जो धमाका दिखाई देता है वो कंप्यूटर से बना हुआ बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि असली महसूस होता है। अब एक और बार इंसेप्शन के एक आइकॉनिक सीन की बात करते हैं। हॉलवे फाइट सीन याद ही होगा, जहां जोसेफ गॉर्डन लिविट हवा में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई भी डायरेक्टर इसे ग्रीन स्क्रीन पर शूट कर देता है, लेकिन नोलन ने पूरा का पूरा घूमने वाला कॉरिडोर बनवाया। फिर उसी कॉरिडोर को मोटर से घुमाया गया और कलाकारों से उसी के अंदर लड़ाई करने के लिए कहा गया। इसलिए उस सीन में ग्रेविटी का एहसास इतना रियल लगता है कि आज 15 से 16 साल बाद भी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। और नोलन की यही जिद कई बार प्रोडक्शन टीम के लिए भी सरदर्द बन जाती है। इसको आप इससे समझिए, इंसेप्शन में एक बड़े फुटेज सेट को विस्फोट के लिए तैयार किया गया था, लेकिन पहला ब्लास्ट नोलन को सही नहीं लगा, इसलिए सेट को दोबारा तैयार किया गया और फिर से शूट किया गया। इस सीन को 3 बार शूट किया गया था, क्योंकि नोलन की डिक्शनरी में चल जाएगा जैसा कोई शब्द ही नहीं है। वो हर शॉट को परफेक्ट शूट करना चाहते हैं और इसलिए ही उनकी फिल्में स्टूडियो से ज़्यादा असली लोकेशंस पर शूट की जाती हैं। नोलन फिल्म को परफेक्ट बनाने के लिए फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट भी करते दिखाई देते हैं। द ओडिसी फिल्म को पूरी तरह IMAX कैमरे पर शूट करना हो या फिर ट्रिनिटी टेस्ट वाले सीन को शूट करना हो, शायद यही वजह है कि नोलन की फिल्मों में हर सीन सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता, बल्कि उसका वजन महसूस होता है। क्योंकि स्क्रीन पर जो कुछ हो रहा होता है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें सचमुच कैमरे के सामने हुई होती हैं, किसी कंप्यूटर के अंदर बनाई गई नहीं है। और शायद यही प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों को बाकी फिल्म मेकर से अलग भी बना देती हैं। अब बात उस चीज़ की जो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों को सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस करवाती है, और वो है उनकी फिल्मों में दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक। देखिए, अगर आप किसी फिल्म से उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दें तो यकीन मानिए उसका आधा इमोशंस वहीं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि BGM सिर्फ पीछे बजने वाला कोई साधारण सा म्यूज़िक नहीं है, वो आपको बताता है कि आगे या अगले पल क्या होने वाला है। आपको डर लगना है, रोना है, हैरान होना है या सीट से उठकर ताली बजानी है। वैसे BGM और हांस जिमर पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर वीडियो पर आए तो क्रिस्टोफर नोलन BGM को शायद दुनिया के किसी भी डायरेक्टर से बेहतर समझते हैं। अगर आपने गौर किया हो
तो नोलन की फिल्मों में कई बार किरदार कम बोलते हैं लेकिन उनका म्यूजिक बहुत कुछ बोल जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, इंटरस्टेलर का वो सीन याद है जब कूपर अपनी बच्ची को छोड़कर स्पेस मिशन पर निकलता है। उस पूरे सीन में बहुत कम डायलॉग्स हैं, लेकिन जैसे ही हांस जिमर का ऑर्गन म्यूजिक बजना शुरू होता है, आंखें अपने आप नम होने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि सिर्फ एक पिता नहीं जा रहा है बल्कि एक पूरा परिवार टूट रहा है। अब इंसेप्शन का आखिरी सीन याद कीजिए, जब कॉब अपने बच्चों से मिलने घर पहुंचता है और कैमरा धीरे धीरे घूमते हुए लट्टू जैसे ऑब्जेक्ट पर रुक जाता है। पूरी दुनिया की नज़र ऑब्जेक्ट पर थी, लेकिन उस सीन की असली ताकत सिर्फ वो ऑब्जेक्ट नहीं था, पीछे बजता हुआ हांस जिमर का स्कोर था, जो धीरे धीरे इतना तनाव पैदा करता है कि बिना किसी डायलॉग के भी आपकी धड़कन तेज हो जाती है। और जैसे ही स्क्रीन ब्लैक होती है, पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछती है, ऑब्जेक्ट गिरा था या नहीं। अब द डार्क नाइट का जोकर याद कीजिए, जब भी जोकर स्क्रीन पर आता है तो कोई हीरोइक थीम नहीं बजती, बल्कि एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली आवाज़ सुनाई देती है। हांस जिमर ने उसके लिए वायलिन को इस तरह इस्तेमाल किया कि सिर्फ म्यूज़िक सुनकर ही आपको खतरे का एहसास होने लगता है, यानी जोकर के आने से पहले ही उसका म्यूज़िक आपको डरा देता है। डंकर्क में तो नोलन और हांस जिमर ने कमाल ही कर दिया था। पूरी फिल्म में लगातार टिक टिक करती घड़ी जैसी आवाज़ सुनाई देती रहती है। ये सिर्फ साउंड इफेक्ट नहीं था, इसे सेपर्ट टोन जैसी ऑडियो टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल किया गया था, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि टेंशन लगातार बढ़ रही है लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो रही है। यानी आप सिर्फ सैनिकों को भागते हुए नहीं देखते, आप खुद उनके साथ भागने लगते हैं। और यही क्रिस्टोफर नोलन के म्यूज़िक की सबसे बड़ी ताकत है, वो बैकग्राउंड में नहीं रहता, कहानी का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डंकर्क और टीनेंट जैसी फिल्मों का म्यूज़िक आज भी करोड़ों लोग अलग से सुनते हैं, क्योंकि नोलन के लिए म्यूज़िक सिर्फ सीन को सजाने का जरिया नहीं है, बल्कि म्यूज़िक ही इमोशंस है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि टीनेंट के बाद नोलन और हांस जिमर की जोड़ी टूट गई, क्योंकि हांस जिमर उस वक्त ड्यून पर काम कर रहे थे। इसके बाद ओपनहाइमर और अब द ओडिसी में नोलन ने स्वीडिश कंपोजर लुडविग ओरेंसन के साथ काम करना शुरू किया है। नोलन की फिल्मों में कैरेक्टर सिर्फ किरदार नहीं होते, बल्कि एक विचार होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों में हीरो और विलन सिर्फ अच्छे और बुरे इंसान नहीं होते हैं, बल्कि वो कुछ दुविधा में फंसे रहते हैं। इसे आप बैटमैन ट्रायोलॉजी से समझिए। अगर आपने सोचा था कि बैटमैन सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म थी, तो शायद आपने फिल्म को सही से नहीं समझा। असल में पूरी ट्रायोलॉजी मॉरलिटी यानी सही और गलत के बीच की लड़ाई है। ब्रूस वेन बार बार एक ही सवाल से जूझता है, क्या बुराई को हराने के लिए खुद हमको भी बुरा बनना ज़रूरी है? तो दूसरी तरफ जोकर का मानना है कि हर इंसान के अंदर एक मॉन्स्टर छिपा हुआ है, बस उसे बाहर निकालने की देर है। यानी बैटमैन और जोकर के बीच लड़ाई सिर्फ पंचेस की नहीं है, बल्कि मोरालिटी की लड़ाई है। इसलिए आज भी लोग जोकर को सिर्फ विलन नहीं मानते, बल्कि सिनेमा का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मानते हैं। अब मेमेंटो को ही देखिए, ऊपर से देखने पर ये एक मर्डर मिस्ट्री लगती है, लेकिन असल में पूरी फिल्म आइडेंटिटी यानी मैं कौन हूँ इस सवाल पर बनी है। लियोनार्ड की मेमोरी हर कुछ मिनट में रीसेट हो जाती है, उसे अपना पास्ट याद नहीं रहता। अब सोचिए, अगर आपको अपना कल ही याद ना रहे तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज हैं, या आपकी पहचान ही खत्म हो जाएगी? नोलन इसी सवाल को पूरी फिल्म में एक्सप्लोर करते रहते हैं। नोलन की इंसेप्शन की बात भी करते हैं। लोग कहते हैं कि ये ड्रीम वाली फिल्म है, लेकिन नोलन के लिए ये ड्रीम वाली कहानी नहीं है, बल्कि ग्रीफ की कहानी है, यानी किसी अपने को खो देने के दर्द की कहानी है। फिल्म में कॉब दुनिया के किसी भी दिमाग में घुस सकता है और उसके थॉट्स को बदल सकता है, लेकिन वो खुद अपनी पत्नी मे की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यानी पूरी फिल्म का सबसे बड़ा विलन कोई इंसान नहीं है, बल्कि उसका अपना गिल्ट है। अब इंटरस्टेलर को ही देख लीजिए, ऊपर से ये स्पेस एडवेंचर है, लेकिन अंदर से ये एक पिता और बेटे की स्टोरी है। स्पेस, ब्लैक होल, वॉर्म होल, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड है। असल में फिल्म की कहानी कूपर और मर्फी के रिश्ते की है। इसलिए जब मर्फी अपने पिता से कहती है बिकॉज माई डैड प्रॉमिस्ड मी, तो उस सीन में साइंस नहीं इमोशन जीत जाते हैं। द प्रेस्टीज भी मैजिक की फिल्म नहीं है,
ऑब्सेशन की कहानी है। एक इंसान अपने आर्ट के लिए कितना आगे जा सकता है, क्या सक्सेस के लिए अपनी फैमिली, अपनी आइडेंटिटी, यहाँ तक कि अपनी ह्यूमैनिटी भी छोड़ सकता है। यानी जॉनरा चाहे सुपर हीरो हो, साइंस फिक्शन हो, थ्रिल हो या वॉर ड्रामा, नोलन हमेशा इंसान के दिमाग और उसकी भावनाओं की सबसे गहरी परतों को एक्सप्लोर करते हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में सिर्फ दिमाग को कंफ्यूज नहीं करती, दिल और दिमाग दोनों को एक साथ चैलेंज करती हैं। तो अब जब भी कोई आपसे पूछे कि आखिर क्रिस्टोफर नोलन बाकी डायरेक्टर से इतने अलग क्यों हैं, तो जवाब सिर्फ इतना मत कहिएगा कि उनकी फिल्में दिमाग घुमा देती हैं। असली वजह यह है कि वो हर फिल्म के साथ सिनेमा की लिमिट्स को तोड़ते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि द ओडिसी के बाद भी यही सवाल फिर पूछा जाएगा कि आखिर नोलन ऐसा क्या करते हैं जो कोई और नहीं कर पाता। फिलहाल आप हमें कमेंट में बताइए कि क्रिस्टोफर नोलन की कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती है बल्कि एक एक्सपीरियंस की तरह महसूस होती है। और अगर आपको फिल्मों के पीछे छिपी कहानियाँ सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विट्टी चोखा को। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कहानी या किस्से के साथ।